हेलो दोस्तों। RRFM पे आपका स्वागत है। आज हम फिर से रीड डेट पोर डेट पढ़ने के लिए जा रहे हैं। स्टोरी रिच डैड पुअर डैड। मेरे दो डैडी थे। एक एक अमीर और दूसरे गरीब। एक एक अमीर आदमी का और एक गरीब आदमी का। एक उच्च शिक्षित और बुद्धिमान थे और वे PhD थे और उन्होंने 4 साल तक अंडर ग्रेजुएट कार्य में पूरा किया था 2 साल में ही। इसके बाद पढ़ाई करने के लिए वो स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी और शिकागो में नॉर्थ वेस्टर्न यूनिवर्सिटी में गई थी। जाहिर है पूरी स्कॉलरशिप पर। दूसरे डैडी कभी 8वीं में पास नहीं कर पाए थे। दोनों ही डैडी अपने करियर में सफल थे। दोनों ने जिंदगी भर मेहनत की में थी। दोनों ने काफी पैसे कमाए थे, लेकिन एक हमेशा जिंदगी में आर्थिक परिस्थितियों में जूझते रहते थे। दूसरे आगे चल के हवाई के दूसरे समील अमीर लोगों के व्यक्तियों के साथ बैठते थे। एक अपनी मृत्यु के समय परिवार पर खर्च, परोपकारी संस्थाओं और करोड़ों डॉलर की छोड़कर गए थे। दूसरे अपने बिल और कर्ज छोड़े थे। दोनों ही डैडी शक्तिशाली थे, करिश्माई, प्रभावशाली थे। दोनों ने मुझे सलाह दी, लेकिन उन्होंने एक जैसी चीजें करने की सलाह नहीं दी। दोनों ही शिक्षा पर बहुत जोर देते थे, लेकिन उन्होंने अध्ययन के लिए एक जैसी पाठ्यक्रम की सलाह नहीं दी। अगर मेरे पास केवल एक ही डैडी होते तो मैं ये या तो उनकी सलाह मान लेता या फिर उसे ठुकरा देता। दो डैडी होने से मुझे विरोधी दृष्टिकोण मिला। एक अमीर डैडी का और दूसरा गरीब आदमी का। उनमें से किसी सीधे सीधे दूसरी कौन को सीधा स्वीकार और अस्वीकार नहीं कर सकता था। उनकी सलाहों पर काफी सोच विचार करता था, उनकी तुलना करता था और फिर अपने के लिए विकल्प चुनता था। समस्या ये थी कि अमीर डैडी उस वक्त अमीर नहीं थे और गरीब डैडी उस वक्त गरीब नहीं थे। दोनों ही अपने करियर की शुरुआत कर रहे थे और दोनों ही दौलत और आर्थिक परिवार और शास्त्रों में परिवार के लिए संघर्ष कर रहे थे, लेकिन पैसों के बारे में उनके दोनों के दृष्टिकोण भिन्न थे। मिसाल के तौर पर एक डैडी कहते थे पैसे का प्रेम ही सारी बुराई का जड़ है। दूसरे डैडी कहते पैसे की कमी ही सभी बुराइयों की जड़ है। दो शक्तिशाली डैडियों की अलग अलग सलाह से बचपन की बहुत दिक्कत होती थी। मैं एक अच्छी बेटे की तरह उनकी बातें सुनना चाहता था और उनके ऊपर अमल करना चाहता था। दिक्कत ये थी कि दोनों डैडी एक सी बातें नहीं कहते थे। उनके दृष्टिकोण बहुत जमीन आसमान का फर्क था, खास तौर पर पैसे के संबंध पे। इससे बहुत मैं चकराता था, लेकिन मेरी जिज्ञासा जाग गई। मैं काफी समय तक सोचता रहता था कि मैं उनमें से किसने क्या कहा, क्यों कहा, कैसे कहा, कौन से दृष्टिकोण से कहा, सब सोचता रहता था। और खाली समय में मैं इसके बारे में बहुत सारा विचार करता था। उन्होंने ऐसा क्यों कहा? फिर मैं दूसरे डैडी की बातें कई बातों के लिए सुनता था, विचारता था। और इसकी बातें, हाँ, उनकी बात बिल्कुल सही है, मैं इससे सहमत हूँ, या ये कहकर उसके उनके दृष्टिकोण पर नकार देने का आसान तरीका था। लेकिन उन बुजुर्ग बुजुर्ग इंसान का बोलना बहुत आसान था। मैं दोनों डैडी से बहुत प्यार करता था
और दोनों की विकल्प पर सोचने के लिए विवश था। अपने लिए सोचने का विचार अपने लिए विकल्प चुनना आगे बन के काफी मूल्यवान साबित हुआ, जो कभी दृष्टिकोण को स्वीकार और अस्वीकार करने से संभव नहीं था। अमीर लोग ज्यादा अमीर बनते हैं, गरीब लोग ज्यादा गरीब बनते थे। मध्य वर्ग कर्ज में डूबा रहता था। इसका एक कारण ये है कि पैसे की विषय स्कूल में नहीं, घर पर पढ़ाया जाता है। हम में से ज्यादातर लोग पैसे के बारे में माता पिता से सीखते हैं। गरीब माता पिता अपने बच्चों को पैसे के बारे में क्या सिखा सकते हैं? वे बस कह देते हैं कि स्कूल जाओ और मेहनत करो और पढ़ो। हो सकता है कि बच्चा बेहतरीन ग्रेड के साथ पास कर ले, उसके बाद ही उसकी आर्थिक प्रोग्रामिंग और मानसिकता गरीब डैडी की तरह रहती थी। दुर्भाग्य से पैसे का विषय स्कूलों में नहीं पढ़ाया जाता था। स्कूल में वित्तीय योग्यताओं की बजाय एकाडमिक पेशेवर योजनाओं पर जोर दिया जाता है। इससे ये स्पष्ट होता है कि जिन चतुर बैंकरों, डॉक्टरों, लेखकों और पालकों में बेहतरीन ग्रेड पाए थे, वे जीवन भर पैसे के लिए क्यों जूझते रहते हैं। अमेरिका पर जो भारी राष्ट्रीय कर्ज है, काफी हद तक इसी कारण पर है, क्योंकि वो जो उच्च शिक्षित राजनेता, सरकारी अधिकारी वित्तीय निर्णय ले रहे हैं, उनके पास पैसे के विषय पर बहुत कम प्रशिक्षण है, जरा भी नहीं है। आज मैं अक्सर सोचता हूँ, तब क्या होगा जब जल्द ही हमारे बीच लाखों करोड़ों लोग होंगे, लेकिन उन्हें आर्थिक और चिकित्सीय सहायता की जरूरत होगी। आर्थिक सहायता के लिए वे अपने परिवार, सरकारों पर निर्भर रहते थे। जब मेडिकेयर और सामाजिक सुरक्षा पर पैसा खत्म हो जाएगा, तब क्या होगा? देश कैसे चलेगा? देश कैसे बचेगा? पैसे के बारे में अगर बच्चों को सिखाया नहीं गया तो माता पिताओं पर छोड़ा जाता था, जिनमें से अधिकतर या तो पहले से ही गरीब थे या फिर गरीब होने वाले हैं। क्योंकि मेरे पास मेरे दो प्रभावशाली डैडी थे, दो इसलिए मैंने दोनों से ही सीखा। मुझे हर डैडी की सलाह के बारे में सोचना पड़ता था और आगे बढ़ने के प्रोत्साहन मिलता था। उसके बारे में मैंने बहुत मूल्यवान ज्ञान प्राप्त किया। किसी इंसान के बारे में विचार किसी इंसान पे कितना प्रभाव डालता था। मिसाल के तौर पर, एक डैडी में ये कहने की आदत थी, मैं इसे नहीं खरीद सकता था। दूसरे डैडी इन शब्दों को प्रतिबंधित कर दिया था। वे जोर देते थे कि मैं इसी बात को इस तरह पूछूं कि मैं इसे कैसे खरीद सकता हूँ। एक वाक्य कथन है और दूसरा प्रश्न है। एक में बात खत्म हो जाती है और एक में दूसरे में बात सोचने के लिए मजबूर हो जाते हैं। मेरे जल्द ही अमीर बनने वाले डैडी समझाते थे, मैं इसे नहीं खरीद सकता कहने से आपका दिमाग किस तरह काम करना छोड़ देता है। दूसरी ओर, मैं इसे कैसे खरीद सकता हूँ, ये सवाल पूछने से आपका दिमाग सक्रिय हो जाता है। उनका ये मतलब नहीं था कि जिस भी चीज पर दिल आ जाए वो चीज खरीद लो। उन्हें आपके दिमाग की कसरत कराने का जुनून था, जिसे वो संसार का शक्तिशाली कंप्यूटर मानते थे। वे कहते थे, मेरे दिमाग की शक्ति हर दिन बढ़ती है क्योंकि मैं उसका व्यायाम कराता हूँ। जितना ज्यादा शक्तिशाली होता है, ये जितना शक्तिशाली बनता है,
मैं उतनी शक्तिशाली पैसे बनाता हूँ। वे मानते थे कि मैं स्वचालित ढंग से मैं इसे नहीं खरीद सकता। कहना मानसिक आलस्य की निशानी। हालांकि दोनों डैडी कड़ी मेहनत करते थे, लेकिन मैंने गौर किया कि आर्थिक मसलों पर एक में अपने दिमाग को सुलाए रखने की आदत थी और दूसरे डैडी को अपने दिमाग को व्यायाम कराने की आदत थी। इसके दीर्घकालीन नतीजा ये निकला कि एक डैडी आर्थिक दृष्टि से ज्यादा शक्तिशाली बनते चले गए और दूसरे डैडी आर्थिक स्थिति से ज्यादा कमजोर होते गए। इसे इस तरह समझे कि एक आदमी नियमित रूप से जिम में व्यायाम करने जाता है और दूसरा सोफे पर बैठ के टीवी देखता है। इसका क्या परिणाम होगा? जिस तरह सही शारीरिक व्यायाम स्वास्थ्य के लिए आपके अवसरों को बढ़ा देता है, उसी तरह सही मानसिक व्यायाम दौलत के अवसरों को बढ़ा देता है। मेरे दोनों डैडियों के विरोधी नजरिए से और उससे सोचने उससे उनके सोचने के तरीके पर अलग अलग प्रभाव पड़ता था। अमीरों को ज़्यादा टैक्स देना था ताकि गरीबों को फायदा मिल सके। दूसरे दूसरे डैडी कहते थे टैक्स उत्पादन करने वाले लोगों को सजा देता है और उत्पादन न करने वाले को पुरस्कार देता है। एक डैडी सलाह देते थे मेहनत से पढ़ो और ताकि तुम्हें किसी अच्छी नौकरी मिल जाए। दूसरे डैडी ये नसीहत देते मेहनत से पढ़ो ताकि तुम्हें खरीदने के लिए कोई अच्छी कंपनी मिल जाए। एक डैडी कहते थे मैं इसलिए अमीर नहीं हूँ क्योंकि मुझे तुम बाल बच्चों को पालना पड़ता है। दूसरे डैडी का कहना था मुझे इसलिए अमीर बनना है कि क्योंकि बाल बच्चों को पालना है। एक डैडी डिनर टेबल पर पैसे और कारोबार संबंधी बातें करने के प्रोत्साहन करते हैं। दूसरे डैडी भोजन करने से समय पैसे की बात कर प्रतिबंध लगा रखा था। एक कहते थे जहाँ पैसे का मामला हो वहाँ सुरक्षित खेलो, जोखिम मत लो। दूसरे कहते थे जोखिम को संभालना सीखो। एक डैडी को यकीन था हमारा मकान हमारा सबसे बड़ा निवेश है और सबसे बड़ी संपत्ति है। दूसरे डैडी का मानना था मेरा मकान एक दायित्व है। अगर आपका मकान आपका सबसे बड़ा निवेश है तो आप संकट में हैं। दोनों ही डैडी अपने अपने बिल समय पर चुकाते हैं, लेकिन एक अपने बिल सबसे पहले चुकाते हैं और जबकि दूसरा अपने बिल सबसे अंत में चुकाते हैं। एक डैडी का ये मानना था कि कंपनी असरकार सरकार को असरकार थी। आपकी और आपकी सरकार की प्रोत्साहन करना चाहिए। वेतनवृत्ति, पेंशन योजना, चिकित्सा लाभ, बीमारी की छुट्टियों, छुट्टी के दिनों की संख्या, दूसरी सुविधाओं में चिंतित रहते थे। वे अपने दो चाचाओं से प्रभावित थे जो सेना में चले गए थे और 20 साल से सक्रिय सेवा के बाद रिटायरमेंट और जीवन भर के लिए सेवानिवृत्ति के अधिकार पैकेज हासिल कर लिया था। वे मेडिकल सेना धारा विचारों को पसंद करते थे। रिटायरमेंट कर्मचारी को दी गई जा रही सुविधाओं को भी तारीफ करते थे। वे विश्वविद्यालय में उपलब्ध सिस्टम काफी पसंद करता था। आजीवन नौकरी की सुरक्षा लाभ का विचार नौकरी से भी ज्यादा महत्वपूर्ण करता था। वे अक्सर प्रातः कहते थे मैंने सरकार के लिए बहुत मेहनत से काम किया और इसलिए बदले में लाभ का हकदार हूँ।
दूसरे डैडी पूरी तरह आर्थिक स्वावलंबी थे और उस पे यकीन करते थे, विश्वास करते थे। सुविधा भोगी या अधिकार की मानसिकता के विरोधी थे। वे यह मानते थे कि मानसिकता इन लोगों को कमजोर और आर्थिक रूप से जरूरतमंद बनाती है और उन्हें दृढ़ विश्वास आर्थिक रूप से सक्षम होने पर आर्थिक रूप से सक्षम होना चाहिए। एक डैडी कुछ डॉलर बचाने के लिए परेशान रहते थे, दूसरे के लिए निवेश उत्पन्न किए। एक डैडी ने मुझे सिखाया कि अच्छी नौकरी तलाशने के लिए अच्छा प्रभावशाली बायोडेटा कैसे लिखा जाए। दूसरे ने मुझे यह सिखाया कि कैसे मजबूत शक्तिशाली व्यवसाय और वित्तीय योजनाओं कैसे लिखी जाए ताकि मैं दूसरों को नौकरियां दे सकूं। दो प्रभावशाली डैडियों के साथ रहने के कारण मुझे यह विश्लेषण का मौका मिला कि उनके अलग अलग विचारों का उसके जीवन पर अलग अलग असर पड़ता है। मैंने गौर किया और मैंने ये देखा कि दरअसल अपने विचारों के अपने जीवन को आकार देते हैं। मिसाल के तौर पर, उदाहरण के तौर पर, मेरे गरीब डैडी हमेशा कहा करते थे मैं कभी अमीर नहीं बन पाऊंगा, और उनकी यह भविष्यवाणी यही साबित होती थी। और दूसरी तरफ मेरे अमीर डैडी हमेशा खुद को अमीर मानते थे। वे इसी तरह की बात कहते थे, मैं अमीर हूँ और अमीर लोगों ऐसा नहीं कहते हैं। एक बड़े और आर्थिक झटके के बाद जब वो दिवालिया होने की कगार कगार पर थे, तब भी वो खुद को अमीर आदमी कहते रहे। वे अपने समर्थन में यह कहते थे, गरीब होने और पैसे न होने के फर्क होता है। कड़ का होना और घर का होना अस्थायी है। पैसा पास में न होना अस्थायी होता है, जबकि गरीब स्थायी है। जबकि डैडी कहते हैं मेरे पैसे में कोई रुचि नहीं है या पैसा महत्वपूर्ण नहीं है। मेरे अमीर डैडी हमेशा कहते हैं पैसे में बहुत शक्ति होती है, पैसा बहुत ताकतवर होता है। हमारे विचारों की शक्ति पे वो नापा नहीं जा सकता, ना ही उनके प्रभाव को पूरी तरह समझा जा सकता है। लेकिन उसके बावजूद बचपन में ही मैं ये समझ गया था मुझे अपने विचारों पर ध्यान देना चाहिए और अपने अभिव्यक्ति पे गौर किया कि मेरे गरीब डैडी गरीब होने का कारण ये नहीं था कि वे कम पैसे कमाते थे, बल्कि उनकी तनख्वाह काफी अच्छी थी। वे अपने विचारों और कार्यों के कारण गरीब थे। दो डैडी होने के कारण बचपन में ही मैं बहुत साजा जागरूक हो गया था। मैं अपने विचारों पे बहुत अपनाता था। मैं किसकी बात मानूं वो मुझे समझ नहीं आता था, अमीर डैडी की बात मानूं या गरीब डैडी की बात मानूं। हालांकि दोनों ही शिक्षा और ज्ञान सीखने में बहुत महत्वपूर्ण मानते थे, परंतु क्या सीखा जाए इस बारे में दोनों की राय अलग अलग थी। एक चाहते थे मैं पढ़ाई में कड़ी मेहनत से करूं, डिग्री हासिल करूं, पैसे कमाने के लिए अच्छी सी नौकरी ढूंढ लूं। वे चाहते थे कि मैं पेशेवर अधिकारी, वकील, अकाउंटेंट बनने के लिए अध्ययन करूं, एमबीए कर लूं, किसी बिजनेस स्कूल से एमबीए कर लूं। दूसरे डैडी मुझे प्रोत्साहन करते थे कि अमीर बनने का रहस्य लूं, अध्ययन करूं, ताकि मैं ये समझ लूं पैसा कैसे काम करता है और ये सीख लूं इससे अपने लिए कैसे काम कराया जाए, किससे कैसे काम कराया जाए। मैं पैसे के लिए काम नहीं करता, ये शब्द वो बार बार दोहराया करते थे। पैसा मेरे लिए काम करता है। 9 साल की उम्र में मैंने यह फैसला कर लिया था कि पैसे के बारे में मैं अपने अमीर डैडी की बात मानूंगा और मैं उन्हीं से सीखूंगा। यह फैसला मेरा ये निर्णय लेना भी था कि गरीब डैडी की बात ध्यान न देना
अनसुनी कर दूंगा। हालांकि उनके पास कॉलेज की डिग्री, ऊंची ऊंची डिग्रियां थी। रॉबर्ट फ्रॉस्ट कास का सबक। रॉबर्ट फ्रॉस्ट मेरे पसंदीदार कवि हैं। हालांकि मुझे उनकी बहुत सारी कविताएं पसंद है, लेकिन द रोड नॉट टेकन मुझे सबसे ज्यादा पसंद है। मैं इसकी शिक्षा का सबक का इस्तेमाल रोज करता हूँ। द रोड नॉट टेकन यानी वो राह जिसे चुना नहीं गया। पीले जंगल में दो राहें अलग अलग जा रही थी, और अफसोस कि मुझे उन दोनों में से एक ही को चुनना था। और मैं देर तक खड़ा रहता था, तक खड़ा रहता। दूर तक मैंने यह एक को देखा। जितनी दूर तक मैं देख सकता उतनी दूर तक मैंने देखा। इसके जुर्मुटों में से मुड़ने में फिर मैंने दूसरी राह चुनी। उतनी ही अच्छी थी और शायद बेहतर भी थी, क्योंकि यहाँ घास ज्यादा थी और कम लोग गुजरे थे। हालांकि लोग के गुजरने से यहाँ यहाँ भी उतनी ही नुकसान हुआ था और बराबर राय थी। पत्तियों पर काले कदम नहीं थे, और मैंने पहली को अगले दिन के लिए रखा। पर यह जानते हुए रास्ता किस तरफ आगे रास्ते खोलता जा रहा था, मुझे यकीन नहीं था कि मैं वहां तक कभी लौट पाऊंगा। मैं आह भरकर ये कहूंगा, आज से सदियों युगों युगों बाद एक जंगल में दो राहें बढ़ती थी, और मैंने कभी उस राह को चुना जिस पर कम लोग यात्रा करते थे। इसी से सारा फर्क पड़ा सारा फर्क पड़ा। इतने वर्षों में मैंने अक्सर रॉबर्ट फ्रॉस्ट की कविता के बारे में विचार किया। पैसे के बारे में उच्च शिक्षित डैडी भी की सलाह ली, और नजरिए को न मानने का लिखे फैसला दुखद था, परंतु ये ऐसा निर्णय था मेरी जिंदगी बदल दी और जिंदगी की दिशा एक अलग तरह से मोड़ दी। मैंने एक बार फैसला कर लिया किसकी बात मानूंगा, तो धन के बारे में मेरी शिक्षा शुरू हो गई। मेरे अमीर डैडी ने मुझे 30 साल से भी अधिक समय तक सिखाया। जब तक मैं 39 साल का नहीं होगा तब तक मुझे उन्होंने सिखाया। इसके बाद उन्होंने मुझे सिखाना छोड़ दिया। तब उन्हें एहसास हो गया कि मैं जो सब कुछ जान गया हो और पूरी तरह से समझ गया था, जो वे अक्सर मेरी मोटी खोपड़ी में घुसाने की कोशिश कर रहे थे। पैसा एक तरह की ताकत है, वो शक्ति का एक रूप है, लेकिन वित्तीय शिक्षा उससे भी शक्तिशाली है। पैसा आता जाता रहता है, परंतु आग आप अगर जानते हैं पैसे कैसे काम करता है, तो आप इस पर काबू कर सकते हैं और दौलत कमाना चालू कर सकते हैं। केवल सकारात्मक सोच से ही समस्याएं हल नहीं होती। इसका कारण है अधिकतर लोग स्कूल कॉलेज तो गए थे, लेकिन उन्होंने कभी ये नहीं सीखा कि पैसे कैसे काम करता है। इसलिए वे पैसे के लिए काम करने के पूरी सारी जिंदगी बिता देते थे और बर्बाद भी करते थे। जब मेरी शिक्षा शुरू हुई थी उस वक्त मैं केवल 9 साल का था। इसलिए मेरे अमीर डैडी ने जो मुझे सबक सिखाया जो सरल थे, और बाकी बातें जो भी हों, उनके सिर्फ 6 महत्वपूर्ण पाठ पढ़ाए, जिन्हें उन्होंने वो 30 साल तक दोहराया। और ये पुस्तक उन्हें 6 सबकों के बारे में बताती है, जिन्हें उतनी की ही सरलता से बताए गए हैं। बल्कि अम्मी डैडी ने मुझे इतने
अम्मी डैडी ने जितनी सरलता से सिखाए गए उतनी सरलता से ये 6 महत्वपूर्ण पाठ पढ़ाए गए, बल्कि मार्गदर्शक है कि ऐसा मार्गदर्शक जो अधिक दौलतमंद बनने में आपकी और आपके बच्चों को भी मदद करने की। चाहे आप इस लगातार परिवर्तन पर अनिश्चित संसार में कुछ भी होता रहे। 20 साल पहले आज कर्ज की घड़ी साल आगे है और अमेरिका राष्ट्रीय कर्ज चौंकाने वाले स्तर से भी आगे पहुंच चुका है। इस